अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद है। ये वाक़या तब का है जब मैं पंजाब के एक छोटे से गांव में रहता था। मेरा गांव एक पुराना मगर सुकून भरा इलाका था, जहां ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ये जगह खेतों से घिरी हुई थी, जहां हर तरफ हरे भरे दरख्त और फसलें देखने को मिलती थी। गांव के रास्ते कच्चे थे। रात को सिर्फ चांद और चंद लैंपों की रोशनी होती थी जो घरों के सामने लटकाए जाते थे। ये वाक़या 2009 या 2010 का है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं। ये वो वक्त था जब मोबाइल फ़ोन्स हर किसी के पास नहीं होते थे और बच्चे ज़्यादातर वक्त बाहर खेलने और कहानियाँ सुनने में गुजारते थे। तब मेरी उम्र तकरीबन 12 से 15 साल थी और उस दौर का हर दिन मुझे अब भी अच्छी तरह याद है। हर रात के वक्त गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। सिर्फ दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ या रात के परिंदों की चीख सुनाई देती थी। उसी साल की बात है जब मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर रात गुजारने गया। मेरा दोस्त, जिसका नाम फैज़ान था, वो मेरी उम्र का ही था, लेकिन तबीयत में थोड़ा संजीदा और सोचने वाला बच्चा लगता था। उसकी माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई और नहीं था, ना भाई ना बहन, और उसका बाप उसके बचपन में ही वफात पा चुका था। इस वजह से वो ज़्यादा अपनी माँ के साथ रहता था, मगर जब भी उसे मौका मिलता वो मुझे या दूसरे गांव के बच्चों को बुला लेता था ताकि तन्हाई महसूस ना हो। वो और उसकी माँ एक पुराने लेकिन मुकम्मल ठीक ठाक कोठी जैसे घर में रहते थे। ये घर शायद किसी पुराने दौर का था जो अब भी अपनी जगह मजबूत खड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर ज़माने के निशान साफ दिखाई देते थे। घर के अंदर लंबी लंबी चटाई और बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं जिन पर पुरानी नक्शकशी वाले पर्दे लटक रहे थे। दिन के वक्त तो ये घर बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती एक अजीब सा सूनापन और खामोशी महसूस होने लगती थी। घर के इर्द गिर्द एक छोटा जंगल था जो किसी ज़माने में शायद बाग हुआ करता था, लेकिन अब वो जंगल का रूप ले चुका था। बड़े बड़े दरख्त जिनकी शाखें इतनी घनी हो चुकी थीं कि दिन के वक्त भी उनके नीचे अंधेरा रहता था, और झाड़ियाँ जो रास्ते को मुश्किल बना देती थीं। जंगल के अंदर एक छोटी सी पथरीली राह गुजर भी थी जो शायद कभी किसी ने बनाई थी, मगर अब वो भी अधूरी और टूट चुकी थी। रात के वक्त वो जंगल और भी ज़्यादा खौफनाक लगता था, जैसे कोई हमेशा छुप कर वहाँ से देख रहा हो। सबसे करीबी पड़ोसी भी लगभग 100 गज दूर रहता था, यानी अगर रात को कोई आवाज़ भी लगाता तो शायद किसी को सुनाई ना देती। यह जगह वाकई तन्हाई का एक नमूना थी, जहाँ रात होते ही सिर्फ जंगल की आवाज़ों और हवा के चलने की सुरसराहट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। पूरा दिन हम बाहर खेलते रहे, कभी जंगल के पास जाते, कभी घर के आसपास छुपन छुपाई खेलते। कभी कभी लगता कि जंगल के अंदर कोई छुप कर देख रहा है, मगर हम इसे सिर्फ अपनी सोच समझकर नज़रअंदाज कर देते। फिर शाम ढलने लगी और हम दोनों घर के अंदर चले गए। शाम को हमने वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। फैज़ान के पास एक पुराना प्ले स्टेशन था जो उसके वालिद की आखिरी यादगारों में से एक था। हम दोनों स्क्रीन पर गेम खेलने में मगन थे, मगर अंदर कहीं एक अजीब सा एहसास था। घर के अंदर खामोशी थी, सिर्फ गेम की आवाज़ गूंज रही थी, और जब भी कभी किसी बटन दबाने की आवाज़ बंद होती एक सन्नाटा सा महसूस होता था। नुमान की वालिदा काम पर गई हुई थी और हमें मालूम था कि वो रात देर तक वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब ये था कि हम दोनों इस बड़े और ठंडे घर में बिल्कुल अकेले थे, और शायद सिर्फ हम ही नहीं थे। कुछ देर तक हम मज़े से गेम खेलते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे बोर होने लगे। रात का वक्त हो चुका था और घर की पुरानी दीवारों से हल्की सी ठंडक महसूस हो रही थी। घर के अंदर सिर्फ वीडियो गेम की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन जब हमने गेम बंद किए तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। नुमान ने कहा कि वो थोड़ी देर के लिए कमरे में जा रहा है। उसका कमरा घर के दाएं कोने पर था, एक ऐसे हिस्से में जहां सिर्फ एक बड़ी खिड़की थी जो पिछले जंगल की तरफ खुलती थी। मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो अक्सर मुझे अपने साथ ही रखता था, लेकिन मुझे लगा शायद वो थोड़ा अकेला रहना चाहता होगा। मैं भी बिना कुछ सोचे ड्राइंग रूम में वापस आ गया और अब मैं कंप्यूटर पर गेम खेलने लगा। ड्राइंग रूम घर के बिल्कुल बीच में था,
जहाँ से हर तरफ का रास्ता दिखाई देता था। मेरे बाईं तरफ किचन था जो थोड़ा अंधेरे में डूबा हुआ था, और उसके आगे एक लंबा हालवे था जो सीधा फैज़ान की माँ के कमरे की तरफ जाता था। मैं अपनी गेम में इतना मगन था कि मुझे वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी और कीबोर्ड की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मेरा ध्यान पूरी तरह गेम में था जब अचानक मुझे अंदर से टीवी ऑन होने की आवाज़ सुनाई दी। यह एक पुराना CRT टीवी था जो चालू होते ही एक तेज़ और पतली सी आवाज़ निकालता था। यह आवाज़ पहचानने में कोई मुश्किल नहीं थी, क्योंकि ऐसे पुराने टीवी जब ऑन होते थे तो पहले एक पल के लिए स्टैटिक स्क्रीन दिखाते थे और फिर धीरे धीरे पिक्चर साफ होती थी। मगर मसला ये था कि फैज़ान अपने कमरे में था और मैं ड्राइंग रूम में। मैंने पहले सोचा शायद फैज़ान वापस आ गया होगा और टीवी ऑन कर दिया होगा, लेकिन फिर याद आया कि टीवी सिर्फ फैज़ान की माँ के कमरे में था और उस वक्त वो कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। घर में सिर्फ हम दोनों ही थे, तो फिर टीवी ऑन किसने किया था? मैंने सिर उठाकर अंधेरे हालवे की तरफ देखा। ये हिस्सा मुझे दिन के वक्त भी कुछ अजीब सा लगता था, लेकिन रात के वक्त तो इस जगह का माहौल और भी ज्यादा वहशत भरा हो जाता था। लंबी पुरानी दीवारें जहाँ कहीं कहीं से पेंट उतरा हुआ था, छत से लटकता हुआ एक पुराना पंखा जो हवा ना होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रहा था। इस हालवे की खामोशी मुझे हमेशा बेचैन करती थी, जैसे ये जगह सिर्फ इंसानों के रहने के लिए नहीं, जैसे यहाँ कुछ और भी था जो चुपचाप अंधेरे में रहता था। दरवाजे के नीचे से टीवी की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। ये रोशनी सिर्फ एक छोटी सी लकीर की तरह फर्श पर फैल रही थी, लेकिन इसकी ऐसी जगह होना ही मुझे अजीब लग रहा था। टीवी पे कोई न्यूज़ चैनल चल रहा था और हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे सिर्फ बेचैन करने वाली स्टैटिक सी आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड किया हुआ ब्रॉडकास्ट चल रहा हो जिसमें सिर्फ हल्की सी गूंज रह गई हो। मुझे ये सब अजीब तो लगा, लेकिन मैंने अपने अंदर की घबराहट को दबा दिया। शायद टीवी किसी वजह से खुद ही ऑन हो गया होगा, या फिर फैज़ान ने मजाक में मुझे डराने के लिए ये सब किया। मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और अपनी गेम पर दोबारा फोकस किया, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद एक अचानक और बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ज़मीन पे गिर गई हो। ये आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि मेरी गेम का वॉल्यूम भी उसके सामने कुछ भी नहीं लगा। ये कोई छोटी चीज़ गिरने की आवाज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी पत्थर या कोई बड़ा फर्नीचर का टुकड़ा अचानक नीचे गिर गया। आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज उठी कि घर के पुराने दरवाज़ों और दीवारों ने भी एक पल के लिए इसको महसूस किया। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई, पूरा जिस्म एक पल के लिए सूना हो गया। मैं डर के अपनी कुर्सी से उठकर हालवे की तरफ देखा। वहाँ अब भी वही गहरा अंधेरा था। नुमान भी अपने कमरे से निकल आया। उसका चेहरा हल्का सा जर्द था, जैसे उसने भी कुछ अजीब महसूस किया हो। उसकी आंखों से वो परेशानी नजर आ रही थी, उसके चेहरे पे बेचैनी थी। मैंने हल्की सी आवाज़ में पूछा, जो मैंने सुना था, क्या तुमने भी वही सुना? ये क्या था? नुमान घबरा गया। उसके लहजे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो भी अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि ये आवाज़ किस चीज़ की थी। हम हालवे के करीब खड़े होकर सुनने लगे। दोनों की सांसें धीमी हो चुकी थी। रूम का माहौल एकदम से ठंडा महसूस होने लगा। टीवी की हल्की हल्की आवाज़ अब भी आ रही थी। कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी शायद, लेकिन हम दोनों को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। मगर टीवी के अलावा कोई और चीज़ नहीं थी, ना कोई चलने की, ना किसी चीज़ के हिलने की। सिर्फ एक गहरी खामोशी जो हालवे के अंधेरे में और भी डरावनी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के किसी कोने में कोई मौजूद हो जो बस चुपचाप खड़ा देख रहा हो। एक पल के लिए हम दोनों वहीं खड़े रहे, लेकिन फिर जब डर का एहसास और बढ़ने लगा तो हम फौरन भाग के ड्राइंग रूम के सोफे पर जा बैठे। ये जगह कम से कम हालवे से दूर थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब रहकर थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, मगर दिल अब भी बेचैन था। हम कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे की शक्लें देखते रहे, जैसे हमेशा के मजाक और हंसी मजाक में जो बेपरवाही होती थी वो इस वक्त बिल्कुल गायब हो चुकी हो। डर का एहसास कम नहीं हो रहा था,
और हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद जब अंधेरा और गहरा होने लगा और घर के अंदर सिर्फ हमारी सांसें सुनाई देने लगी, तो हमने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए मजहब और रूहानी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे आसपास होती हैं जो सिर्फ हमें महसूस होती हैं, लेकिन वो हमेशा नज़र नहीं आती। मैंने धीमी आवाज़ में कहा। नुमान भी बोला, मैंने सुना है जिन अक्सर तन्हा जगहों पर रहते हैं जहाँ कम लोग जाते हैं, वहाँ वो अपनी दुनिया बनाते हैं। मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। क्या ये सिर्फ हमारी सोच थी या फिर हम वाकई किसी चीज़ की मौजूदगी महसूस कर रहे थे? लेकिन तभी अचानक एक इतनी तेज चीख सुनाई दी कि हमें अपनी सांस रुकती महसूस हुई। ये आवाज़ इतनी तेज़, इतनी दिल दहला देने वाली थी कि लग रहा था जैसे किसी की रूह तक लरस गई हो। ये चीख एक आम इंसानी चीख नहीं थी। इसमें एक अजीब सी गुनगुनाहट थी, जैसे कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीखें एक साथ गूंज रही हों। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत ज़्यादा दुख या दर्द में हो, या कोई बिल्कुल पागल हो चुका हो। ये चीख एक पल के लिए रुकी और फिर एक और हर दफ़ा ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा डरावनी होती गई। हम दोनों फौरन हालवे की तरफ देखने लगे। अब ये मजाक नहीं था, कोई भी मजाक या बेवकूफ़ी इतनी हकीकत नहीं लग सकती थी। ये सिर्फ एक ख्याल या अंदाज़ा नहीं था। इस घर में हमारे अलावा कोई और भी था। मैं उस वक्त बहुत डर महसूस कर रहा था। घर का हर कोना अचानक अजीब महसूस होने लगा था, जैसे हम जहाँ बैठे थे वहाँ कोई और भी खड़ा हो, हमें देख रहा हो लेकिन हमें नज़र ना आ रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं फ़ौरन किचन की तरफ भागा और एक छुरी उठाई। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपने अंदर का डर दबाकर छुरी मजबूती से पकड़ ली। फिर मैं वापस ड्राइंग रूम में आया और सोफे के पीछे छुप गया। दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मैंने नुमान से कहा, नुमान ये सब क्या हो रहा है? मेरी आवाज़ हल्की और कांप रही थी, मगर नुमान सिर्फ सामने देख रहा था। उसके चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका था, जैसे उसका पूरा खून सूख गया हो। उसकी आंखें एक ही जगह जम चुकी थी, हालवे के अंधेरे में। वो उसके होंठों से बस ये एक लफ्ज़ निकल रहा था। मैंने धीरे धीरे उसकी नज़र का पीछा किया। हालवे की गहरी स्याही में कुछ था जो पहले वहाँ नहीं था, और जैसे ही मेरी नज़र उस जगह पर पड़ी, मेरी रगों में एक बर्फ़ की तरह ठंडी लहर दौड़ गई। वहाँ मुझे एक साया दिखाई दिया। फिर उसी दौरान जो कमरे के अंदर से चीखें सुनाई दे रही थी, अब चीखों के साथ साथ कोई अजनबी ज़ुबान में कुछ पढ़ रहा था। ये सिर्फ आम कहानियों जैसा नहीं था, ये असल था, हमारी आंखों के सामने, हमारी कानों में गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी कौम का कोई पुराना जादू या कोई रस्म हो रही हो। वो अल्फाज जो सुनाई दे रहे थे वो इंसानी आवाज़ जैसे नहीं लग रहे थे। ये कोई दुआ वगैरह नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, अजीब और समझ से बाहर, जैसे कोई सदियों पुरानी ज़ुबान हो जो अब दुनिया से मिटा दी गई हो, लेकिन इस घर में अब भी जिंदा हो। मेरी गर्दन पर पसीना टपक रहा था। नुमान की आंखों में आंसू आ गए। उसके होंठों पर कोई लफ्ज़ नहीं था, सिर्फ एक चीख जो उसके अंदर दब गई थी। मेरा भी गला सूखने लगा। ये सब हमारी सोच से बहुत ज़्यादा था। फिर हम दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एक काम किया, हम भागने लगे। हम जितनी ताकत से भाग सकते थे उतनी ताकत से भागते गए। जूते फर्श पर टकरा रहे थे, सांसें फूली हुई थी, लेकिन एक ही ख्याल था, इस घर से दूर निकलना है। जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकले, एक अजीब बात हुई। जितनी तेज चीखें और वो अजीब सी आवाज़ अंदर सुनाई दे रही थी, वो सब अचानक बंद हो चुका था, जैसे किसी ने एक स्विच बंद कर दिया हो, या जैसे ये सब सिर्फ घर के अंदर तक महदूद था। हम दोनों सांस लेने के लिए रुक गए, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। हर तरफ गहरा अंधेरा था, सिर्फ दरवाजे के ऊपर लगी एक छोटी सी रोशनी जल रही थी जो बहुत कमज़ोर और फीकी लग रही थी। इस अंधेरे में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सिर्फ हम नहीं कोई और भी यहाँ कहीं मौजूद हो। कहीं दूर से एक शख्स ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया,
पहले तो लगा कि शायद वो अपने कुत्ते को बुला रहा है, मगर जब आप पहले ही किसी अजीब चीज़ से डरे हुए हों तो कोई भी चीख और भी ज़्यादा डरावनी लगती है। ये चिल्लाना हमें एक नया झटका दे गया। हम एक दूसरे को देखने लगे, जैसे सोच रहे हों कि क्या करें। घर के अंदर वापस जाना भी अजीब सोच थी, लेकिन बाहर भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद हम वापस घर के अंदर आ गए, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल खामोश हो चुका था। कोई आवाज़ नहीं थी, ना टीवी की, ना चीखों की, ना उस अजीब जुबान की जो पहले सुनाई दे रही थी। लेकिन यह खामोशी भी अपनी जगह एक अलग ही दहशत थी, जैसे घर अंदर से मर चुका हो या फिर कोई हमें सिर्फ महसूस करवा रहा हो कि सब ठीक है, जबकि असल में ऐसा नहीं था। सिर्फ चंद मिनट गुजरे थे कि अचानक एक ज़ोर से आवाज़ आई। ये आवाज़ पहले वाली आवाज़ों से भी ज़्यादा तेज़ और भारी थी, जैसे कोई बहुत वज़नदार चीज़ सीधा फर्श पे आ गई हो। ये इतनी अचानक और इतनी पास से आई थी कि हम दोनों एक साथ झटके से खड़े हो गए। अब ये हमारे बस की बात नहीं थी। बिना सोचे समझे, बिना किसी और चीज़ का इंतज़ार किए हमने फ़ौरन भागना शुरू कर दिया। हमारे दिलों की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि लग रहा था जैसे कलेजे से बाहर निकल जाएगी। हम रास्ते से होते हुए सीधा एक पड़ोसी के घर की तरफ भागे। पैरों के नीचे मिट्टी उड़ रही थी, सांस फूल चुकी थी, लेकिन डर इतना ज़्यादा था कि किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। जैसे ही पड़ोसी के घर पहुंचे, हमने बेतहाशा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड्स के बाद एक आदमी बाहर आया। उसका चेहरा नींद से भरा हुआ था, जैसे हमें देख के हैरान हो रहा हो कि रात के इस वक्त ये दोनों इतने घबराए हुए क्यों खड़े हैं। शायद उसका नाम सलीम था, मगर मुझे अब याद नहीं। उसने हिचकिचाहट से पूछा, तुम दोनों ठीक हो? हमने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या हम सच बता सकते थे? क्या ये हमारी बात पे यकीन करेगा? नहीं, हमने उसे सच नहीं बताया, सिर्फ ये कहा कि हम अकेले हैं और बहुत डरे हुए हैं। ये कहना ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि अगर हम उसे असली बात बताते तो या तो वो हमारी बात पे मजाक उड़ाता या फिर और ज़्यादा सवाल करता, जो इस वक्त हम नहीं समझ सकते थे। उसने हमें कुछ देर देखा, फिर बिना कुछ पूछे फैज़ान की मम्मा को कॉल कर दी। जब तक वो आई हम उसके घर के बरामदे में बैठे रहे। वो ठंडी मिट्टी की ज़मीन भी इस वक्त एक जन्नत लग रही थी, क्योंकि कम से कम हम अब उस घर के अंदर नहीं थे जो शायद अब भी जिंदा था। जब फैज़ान की मम्मा आई तो हम दोनों ने बिना किसी झिझक के उनको सब कुछ बता दिया। हर छोटी से छोटी बात जो हमने महसूस की थी। टीवी का अचानक खुलना, वो भारी चीज़ गिरने की आवाज़, वो अजीब सी जुबान में कोई पढ़ना, और सबसे डरावना वो चीख। नुमान की माँ ने पहले तो हमारी बात गौर से सुनी, फिर बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गई। हमें लगा कि शायद अब कुछ समझ आएगा, शायद उनको भी कोई अजीब चीज़ महसूस होगी। लेकिन जब वो वापस आई तो उनका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, अंदर सब कुछ ठीक था। उन्होंने बाहर आके भी यही कहा। ये सुन के हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्या ये सिर्फ हमारे साथ ही हुआ था? क्या ये सिर्फ हमारी सोच थी? लेकिन नहीं, हमने ये सब अपनी आंखों से देखा था, अपने कानों से सुना था, अपनी रूह तक महसूस किया था। ये कोई मजाक नहीं था। लेकिन जो भी ये सब सुनता है वो इस कहानी पे यकीन नहीं करता, ना मेरे घर वाले, ना फैज़ान के। अगर कभी मजाक में भी इस वाक़ये का जिक्र हो तो लोग हमेशा हंसते हैं, कहते हैं कि डर के मारे तुम्हें कोई भी आवाज़ अजीब लगी होगी या किसी ने शायद प्रैंक किया होगा। लेकिन मुझे पता है ये कोई प्रैंक नहीं था, और शायद तुम भी इस बात पे यकीन ना करो, मगर जो भी उस रात हमने महसूस किया वो आज तक हम समझ नहीं पाए। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक डर था जो हमेशा के लिए दिल और दिमाग में बस गया था। आज भी जब वो चीख याद आती है तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। अंधेरा महसूस होता है, जैसे कोई पास खड़ा हो, जैसे वो आवाज़ सिर्फ एक मर्तबा नहीं बल्कि हमेशा मेरे साथ है। काश उस वक्त कोई रिकॉर्डिंग होती हमारे पास, कोई कैमरा, कोई सबूत, तो सबको दिखा सकते कि हम मजाक नहीं कर रहे। लेकिन शायद ये राज हमेशा एक राज ही रहेगा। शायद किसी और ने भी ऐसी कोई चीज़ महसूस की हो
जो मुझे बता सके कि ये क्या था। ये था मेरा वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लतीफ़ है। ये कहानी छोटी है मगर काफ़ी खौफनाक है। मैं तुम्हें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाने वाला कि कैसे कुछ लोग जिन्नात को देखते हैं या क्या होता है या ऐसे होता है, मगर ये लगभग कहीं सच भी है कि कुछ लोगों ने जिन्नात को देखा होता है और ज़्यादातरों ने नहीं। लेकिन जब कोई जगह बहुत ज़्यादा मनहूस हो जाए और हालात कुछ ऐसे बन जाएं तो कभी कभी कोई चीज़ खुद को जाहिर कर देती है, चाहे तुम उस किस्म के इंसान हो या ना हो। जब मैं तकरीबन 9 साल का था, मेरी माँ नए घर की तलाश में थी। हमारा इलाका पहले एक अच्छा और पुरसकून जगह हुआ करता था, मगर वक्त के साथ साथ वहाँ जुर्म बढ़ता गया। इसलिए मेरी माँ ने फैसला किया कि हमें शहर से थोड़ा दूर किसी बेहतरीन जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस तलाश के दौरान हमने काफ़ी घर देखे। ये सब घर लाहौर के बाहर एक तरफ छोटी छोटी बस्तियों और खुले मैदानों के पास थे। माँ मुझे अक्सर अपने साथ ले जाती थी और मैं हर घर के मुख्तलिफ कमरों में जाता और सोचता कि कौन सा मेरा होना चाहिए। फिर एक दिन हम एक ऐसे घर को देखने गए जो चारों तरफ से घने दरख्तों से घिरा हुआ था। लाहौर से इस जगह तक पहुंचने में हमें तकरीबन 1 घंटा लगा। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और उस घर की तरफ देखा, मुझे फ़ौरन अजीब सा एहसास होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि ये जगह ठीक नहीं है। क्या तुम कभी ऐसी जगह पर गए हो जहाँ बिना किसी वजह के तुम्हारे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा हो जाए, जैसे तुम किसी गहरी खाई के किनारे पर खड़े हो और किसी पतली सी रस्सी पर चलने को कह दिया जाए। अगर एक कदम भी गलत रखा तो सीधा नीचे गिरने का खतरा होता है। मकान मालिक, जो कि हमें पहले ही मिल गई थी, उसने हमें घर दिखाया। हर बार मैं अपनी माँ से अलग होकर घर घूमता था, मगर इस बार मैं उनके साथ ही रहा। पता नहीं क्यों, मगर दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घर में कुछ खास नहीं था, सिर्फ पुराना लग रहा था। जगह जगह से पानी टपकने के निशान थे और दीवारों पर पुराने पैच लगाए गए थे। जब टूर मुकम्मल हो गया तो मेरी माँ और मकान मालिक ड्राइंग रूम में बैठकर बात करने लगे। तभी मुझे बाथरूम जाना था। मकान मालिक ने कहा कि सिर्फ एक बाथरूम काम कर रहा है और वो ऊपर की मंजिल पर है। मैंने माँ से कहा कि वो मेरे साथ चलें, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब तुम लगभग 10 साल के हो गए हो, बाथरूम का इस्तेमाल खुद कर सकते हो, चले जाओ, मैं नीचे ही बैठी हुई हूँ। मेरी माँ बहुत प्यारी और नरम मिजाज थी, मगर जब एक बार उसका लहजा सख्त हो जाए तो बेहतर था कि बात मान ली जाए। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा और बाथरूम हॉलवे के बिल्कुल आखिर में था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मेरा दिल डूबने लगा। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं जल्दी से ये काम मुकम्मल कर लूँ तो जो भी चीज़ यहाँ है मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ताकि ज़रूरत पड़ने पर भाग सकूँ। जब सब कुछ हो गया तो जैसे ही हाथ धोने के लिए घूमा, मैंने उस शीशे में देखा एक औरत वहाँ खड़ी हुई थी। वो मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा जर्द था और उसने एक पुराने दौर की रली मिली कमीज़ पहनी हुई थी। मगर सबसे ज़्यादा डरावना था जो वो ये कि उसके होंठ बहुत तेज़ी से हिल रहे थे, जैसे कि वो कुछ बोल रही हो मगर आवाज़ ना निकल रही हो। मैंने चीख मारी और फ़ौरन भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा वो ज़ोर से बंद हो गया। मैंने दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से हाथ मारा, चीखता रहा, लेकिन फिर अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मेरी माँ और मकान मालिक दोनों मेरे ऊपर झुककर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मैं फ़ौरन उठ बैठा और उन्हें वो सब बताया जो मैंने देखा था। मेरी माँ को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। घर वापस आते ही उसने मुझे बहुत डांटा। वो समझ रही थी कि मैंने बस ड्रामेबाजी की है, मगर मुझे पता था कि जो मैंने देखा वो असल था, वो कोई मजाक नहीं था।
आज इतने सालों बाद मेरी माँ को याद नहीं कि वो जगह लाहौर के किस इलाके में थी, मगर मुझे महसूस होता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वापस उस जगह जाऊँ और देखूँ कि वहाँ क्या वाकई कुछ ऐसा है जो समझना बाकी था मेरे लिए। जिस तरह कि तुम मुझे समझ लो कि मुझे पैरानॉर्मल चीज़ों पर हमेशा से दिलचस्पी रही है, लेकिन ये सोचना अजीब लगता है कि ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी किसी भूत से। मैं बहुत जगहों पे गया हूँ, लाहौर की पुरानी हवेलियाँ देखी हैं, छोड़ी हुई इमारतों का जायज़ा लिया है और अक्सर सुने सुने मकान में रात गुजारी है, लेकिन फिर भी मैंने कभी दोबारा कुछ नहीं देखा। मगर जो औरत मैंने उस शीशे में देखी थी वो आज भी मेरे जहन में ज़िंदा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।